क्लास में राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रिवीजन के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को। और राष्ट्र संघ का विघटन कब हुआ था? राष्ट्र संघ अप्रैल हाँ 1946। हाँ 20 अप्रैल 1946 को राष्ट्र संघ का यस सर। विघटन हुआ था। और राष्ट्र संघ के 20 स्थापना में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। वो 3 कौन कौन थे? 3 राजनीतिज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान था। वो 3 कौन कौन थे? एक थे इंग्लैंड के रॉबर्ट सेसिल। दूसरा थे दक्षिण अफ्रीका के जॉन स्मर्ट्स तथा फ्रांस के लियो बुर्जियो। फ्रांस के कौन थे? लियो बुर्जियो। 3 राजनीतिज्ञों की प्रमुख भूमिका थी। इन्हीं सबों के सम्मिलित प्रयास से 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और पिछले क्लास में हम लोग देखे राष्ट्र संघ की सफलता के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें मैप का सहारा लिए थे। तो उसमें राष्ट्र संघ की सफलता में जो मुख्य जो बातें थी उसको याद करने के लिए वो थी कि 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के विवाद को राष्ट्र संघ सुलझाता है। दूसरी जो बात थी वह थी 1921 में जर्मनी और पोलैंड के विवाद को सुलझाता है राष्ट्र संघ। और तीसरी सफलता थी 1921 में ही यूनान और यूगोस्लाविया के बीच के विवाद को सुलझाता है। और 1923 में पेरू और कोलंबिया के बीच के विवाद को सुलझाता है। पेरू और कोलंबिया के बीच विवाद किस मुद्दे पर हुई थी? किसी को याद है? हाँ, लेटेशिया को लेकर के विवाद हुआ था पेरू और कोलंबिया के बीच में। उसके बाद 1923 में ही राष्ट्र संघ चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के बीच विवाद को सुलझाता है। इसी प्रकार वह हंगरी और रोमानिया के बीच के विवाद को भी सुलझाता है। 1925 में यूनान और बुल्गारिया के बीच के विवाद को सुलझाता है। इसी प्रकार वह ब्रिटिश संरक्षण में मोसूल था, उसे तुर्की को दे करके तुर्की और ब्रिटिश के विवाद को सुलझाता है। तो ये सब राष्ट्र संघ की सफलता के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, जिसमें गैर राजनीतिक कार्य भी था, जिसमें राष्ट्र संघ 1921-22 में ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देता है। उसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कार्य करता है और बहुत ज़्यादा उसका सामाजिक कार्य भी रहता है। आज हम लोग जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वह है राष्ट्र संघ की विफलता के बारे में। राष्ट्र संघ के विफलता के बारे में वीडियो बना करके पहले ही हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे। जो लोग देखे होंगे उनको कुछ ज़्यादा अच्छा तो समझ में आएगी बात। इसमें भी मैप की बहुत प्रयोग होगा। जिस प्रकार हम लोग राष्ट्र संघ की सफलता में मैप का प्रयोग किए, उसी प्रकार राष्ट्र संघ की विफलता में भी मैप का प्रयोग होना है। तो राष्ट्र संघ के बारे में जो मुख्य बात है कि यह कम शक्तिशाली राष्ट्रों के मामले में सफल रहा, लेकिन जब बात बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों को आया तो यह निसहाय बन गया। यही इसको एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं। तो कौन कौन मामला में सफल रहा वो तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन मामला में यह असफल रहा। तो इसके लिए हम पुनः आज मैप से पढ़ेंगे। कुछ लोग यूट्यूब पर देखे हैं, यूट्यूब पर कुछ देखे हैं जो हम डाले हैं वीडियो? कौन कौन लोग देखे हैं यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं जो?
वही चीज़ आज बतावेंगे जो यूट्यूब पर डाल डाल दिए हैं। आज को क्लास में उपस्थित होने से सिर्फ याद करने में मदद मिलेगी, बातें सब वही सब रहेगी जो यूट्यूब पर डाला हुआ है। उसके लिए हमें स्क्रीन शेयर करना होगा। दिखाई पड़ रहा है लिथुआनिया? यस सर। लिथुआनिया दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ Yes, ठीक, sir. हाँ ठीक है। तो देखो, राष्ट्र संघ को पहले ही हम बोले कि जब बड़े राष्ट्रों के बीच विवाद का मैटर आया तो राष्ट्र संघ फेल हो गया, क्योंकि यह राष्ट्र संघ मुख्य रूप से मित्र राष्ट्रों का ही संगठन था। तो मित्र राष्ट्रों के बीच का जब विवाद आया तो यह सफल नहीं हो सका। तो सबसे पहली जो असफलता थी 1920 ईस्वी में। 1920 से ही सफलता की शुरुआत होती है और 1920 से ही असफलता की भी शुरुआत होती है। 1920 में सफलता मिली थी। स्वीडन और फिनलैंड के बीच विवाद हुआ था ऑलैंड द्वीप समूह को लेकर के, तो उसे सुलझाने में सफल रहा। लेकिन 1920 में जब पोलैंड ने लिथुआनिया से विल्ना नगर को ज़बरदस्ती छीन लिया तो लिथुआनिया ने राष्ट्र संघ में अपील की, परंतु राष्ट्र संघ इसमें कुछ नहीं कर सका। तो पोलैंड को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, और लिथुआनिया हरा रंग का है। तो पोलैंड लिथुआनिया का एक शहर है विल्ना नगर। तो विल्ना नगर को पर अधिकार कर लेता है, इसे ज़बरदस्ती छीन लेता है। तो लिथुआनिया राष्ट्र संघ में जाता है तो राष्ट्र संघ इसको लिथुआनिया को कोई मदद नहीं कर पाता है। ये घटना घटती है 1920 में, और 1920 ईस्वी इसकी पहली असफलता बनती है राष्ट्र संघ की। पुनः हम लोग आगे देखते हैं किन मैटर पर असफल रहा। तो हम लोग 1923 में इटली और यूनान के बीच में अल्बेनिया की सीमा संबंधी भी विवाद हो जाता है। अल्बेनिया हम लोग देख रहे हैं, यूनान मतलब ग्रीक जो गुलाबी रंग का दिख रहा है, और अल्बेनिया उसके ऊपर है पीला रंग का, अल्बेनी लिखा हुआ है, और इधर ब्लू रंग का इटली है। तो अल्बेनिया की सीमा लेकर के विवाद होता है, जिसमें इटली के कुछ अधिकारी जाते हैं इस विवाद को सुलझाने। तो कुछ यूनानी आतंकवादी जो रहते हैं वह इटली के जो अधिकारी होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। तो इससे क्रुद्ध होकर के इटली यूनान से हर्जाना मांगता है कि हमारे आदमियों को मार दिया है तो उसके बदले में हर्जाना दो, लेकिन यूनान इसको स्वीकार नहीं करता है। तो इससे इटली क्रोधित हो जाता है और यूनान के कॉर्फ्यू नगर, यूनान में एक शहर है उसका नाम है कॉर्फ्यू नगर पर बम गिरा करके उसको नष्ट कर देता है और यूनान से हर्जाना भी लेता है। तो इसको लेकर के ग्रीक जो है जाता है राष्ट्र संघ में, लेकिन राष्ट्र संघ इस मैटर में कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ भी मैटर है इटली की, जो इटली एक खुद ताकतवर राष्ट्र है। तो राष्ट्र संघ भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है। ये विवाद हुआ इटली और ग्रीक के बीच में अल्बेनिया को लेकर के, जिसमें मारा गया कौन? इतालवी अधिकारी, और मारने वाला यूनानी आतंकवादी। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि 1923 में भी राष्ट्र संघ इटली और ग्रीक के विवाद को सुलझाने में असफल रहा। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1931 ईस्वी में आते हैं। 1931 ईस्वी में जापान मंचूरिया पर हमला करता है। जापान दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है जापान, ये जो गुलाबी रंग का है दिख रहा है। यस सर। हाँ तो हाँ, यही जो गुलाबी रंग का जो है ना, यही जापान है, और पीला रंग के जो मंचूरिया है। तो जापान 1931 में क्या करता है, लोग ज्वाइन करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी होती है। अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है ना?
यस सर। हाँ, तो 1931 में ईस्वी सन को थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1931 में जापान चीन पर, उस वक्त मंचूरिया जो चीन के अधीन रहता है, तो 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लेता है। इसके विरुद्ध चीन राष्ट्रसंघ में जाता है, लेकिन वो जापान के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता है राष्ट्रसंघ। इसके अलावा 1933 में जापान राष्ट्रसंघ की सदस्यता ही छोड़ देता है। 1931 में मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और 1933 ईस्वी में राष्ट्रसंघ का सदस्यता ही छोड़ दिया, और 1937 में पुनः जापान चीन पर आक्रमण कर देता है। और इस सारी घटनाक्रम के बीच में राष्ट्रसंघ कुछ भी नहीं कर पाता है, कठपुतली बनकर रह जाता है मित्र राष्ट्रों की, वह कुछ नहीं कर पाता है। तो इसकी सफलता हुई। तीसरी सफलता क्या हुई? चलो, किसी को समझ में आ रही है बात तो जरा उधर से बतलाओ, जरा हम भी समझे। तीसरी सफलता क्या हुई? 1931 में जापान है जो चीन का मंचूरिया पे है जो आक्रमण कर देता है और उस पर अधिकार कर लेता है, लेकिन इस पर राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर पाता है। राष्ट्रसंघ से अपील करता है। हाँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। और 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ देता है जापान, और 1937 में पुनः चीन पर आक्रमण कर देता है। ऐसी सारी घटनाक्रम में राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अगली सफलता को हम लोग देखते हैं। अगली सफलता को देखने के लिए हमें ये किस देश का महादेश का ये है मैप, ये किस महादेश का मैप है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो किस देश का किस महादेश का मैप है? क्या? दक्षिण अमेरिका। हाँ, दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका का इसमें देश दिखाई पड़ रहा है: ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना। ये सब तो देश दिख रहा है। ये सब तो ये याद रहना चाहिए। तो यह है दक्षिण अमेरिका का। तो अगली जो सफलता है राष्ट्रसंघ का, उसको समझने के लिए दक्षिण अमेरिका में हम लोग आए हैं। 1933 ईस्वी में 1933 में पैराग्वे जो है वो बोलिविया पर आक्रमण कर देता है। देखो, पैराग्वे है और बोलिविया भी दिखाई पड़ रहा है। पैराग्वे बोलिविया दोनों एक जगह है, तो कौन किस पर आक्रमण करता है? कौन किस पर आक्रमण करता है? पैराग्वे बोलिविया पर। हाँ, पैराग्वे आक्रमण करता है बोलिविया पर। कब करता है? 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। हाँ, और राष्ट्रसंघ जब जवाब मांगता है पैराग्वे से, जब पैराग्वे से जवाब मांगता है तो राष्ट्रसंघ से ही बाहर हो जाता है पैराग्वे। इस प्रकार यहाँ भी राष्ट्रसंघ असफल हो जाता है। यह रहा राष्ट्रसंघ की चौथी सफलता। आगे हम लोग देखते हैं इसके अगली जो सफलता है, उसके लिए 1935 ईस्वी में चलना होगा। 1935 ईस्वी में 1935 में क्या घटना घटती है? इटली अबिसिनिया पर हमला कर देता है। ये अबिसिनिया कहाँ है? अबिसिनिया ये जो लास्ट रंग के हरा रंग का जो दिख रहा है ना, जो हरा रंग का दिख रहा है, यही अबिसिनिया है। इसे इथियोपियन साफ नहीं दिख रहा है, वो मैप में साफ नहीं मिला हमको, जो हमको मैप उपलब्ध हुआ, लेकिन वो अबिसिनिया लिखा हुआ है। जो हरा रंग का तो दिख रहा है कोना पर ना। यस सर। हाँ, तो यही अबिसिनिया है। यहाँ पर इथियोपियन साम्राज्य था पहले। इथियोपियन साम्राज्य ही अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इटली तो हम लोग मैप में देख ही रहे हैं। इटली तो पहले के मैप में देखे कहाँ पर इटली है, यूरोप में है। और वो क्या करता है 1935 में इसी पर हमला कर देता है।
अबिसिनिया पर। तो अबिसिनिया कहाँ जाता है? राष्ट्रसंघ में जाएगा। तो राष्ट्रसंघ में गया तो राष्ट्रसंघ इसमें क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जब कुछ भी नहीं किया तब तो कह रहे हैं सफलता हुई। 1935 में इटली अबिसिनिया पर हमला किया और राष्ट्रसंघ के पास गया अबिसिनिया, लेकिन राष्ट्रसंघ इसमें कुछ नहीं कर सका और इटली क्या किया? अबिसिनिया पर अधिकार कर लिया। ये हुआ राष्ट्रसंघ की 5वीं सफलता। और राष्ट्रसंघ की 6ठी सफलता की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रसंघ की 6ठी जो असफलता थी वो थी कि 1937 में स्पेन में गृह युद्ध आरंभ होता है। अब हम लोग स्पेन को देखें, स्पेन कहाँ पर है? मैप में देखने से थोड़ा सा याद करने में आसानी होती है। 1937 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। स्पेन दिखाई पड़ रहा है नीचे में सबसे पीला रंग का। यस सर। उसके बगल में पुर्तगाल है। हम लोग देख सकते हैं। यूरोप का मैप तो इतना बार हम दिखा चुके हैं कि सब याद रहना चाहिए। स्पेन है, स्पेन के ऊपर फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर यूनाइटेड किंगडम है, इधर हरा रंग का आयरलैंड है, नीदरलैंड है, देखो जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है, उसके ऊपर स्वीडन और नॉर्वे है, और ये चेकिया लिखा हुआ है, CZECHIA, चेकिया। उसके बगल में लिखा हुआ है स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया यही दोनों था पहले, चेकिया और स्लोवाकिया साथ था तो चेकोस्लोवाकिया था। उसके ऊपर पोलैंड, चेकिया के नीचे ऑस्ट्रिया है, उसके बगल में हंगरी है। ये सब नाम बार बार आ रहा है। लिथुआनिया, ये सब नाम चूँकि ज़्यादा कहानी चल रही है यूरोप वगैरह की ही, इसलिए ये नाम बार बार आ रहा है विश्व इतिहास में। तो 1937 में क्या होता है? स्पेन में गृह युद्ध हो जाता है। देश के अंदर ही विवाद होता है, उसको गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध का मतलब देश के अंदर ही, बाहरी हमला नहीं हुआ, देश के अंदर ही उथल पुथल मच गई, उसको हम लोग गृह युद्ध कहेंगे। तो 1937 में क्या हुआ? स्पेन में ही गृह युद्ध आरंभ हुआ। तो उस वक्त हिटलर और मुसोलिनी के सहयोग से कौन आता है इसमें तानाशाह? पहले हम बतला चुके हैं। स्पेन में एक तानाशाह का नाम बताए थे, किसी को शायद याद होगा, फ्रैंको, जनरल फ्रैंको। हाँ, जनरल फ्रैंको। तो हिटलर और मुसोलिनी के सहयोग से देखो, जनरल फ्रैंको क्या किया? यहाँ गणतंत्र को समाप्त कर दिया और गणतंत्र को समाप्त करके तानाशाही की स्थापना कर लिया। गणतंत्र को समाप्त करके वह तानाशाही की स्थापना कर लेता है और इसमें राष्ट्रसंघ कुछ भी नहीं कर पाता है, वह मुख्य दर्शक बना रहता है। तो ये हुआ राष्ट्रसंघ की 6ठी सफलता। उसके बाद हम लोग चलते हैं, स्पेन भ्रमण ही सिर्फ है ही। अब हम लोग आगे चलते हैं जर्मनी में। अब जर्मनी में देखो, हिटलर है, आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो क्या करता है? हिटलर वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर देता है और उसके बाद वर्साई की संधि की जो भी शर्तें थी उस सबको उल्लंघन करना शुरू कर देता है। तो राष्ट्रसंघ इसमें कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके बाद 1933 में हिटलर राष्ट्रसंघ का सदस्यता भी छोड़ देता है और 1933 में ही एक और देश सदस्यता छोड़ता है। अभी पहले बता चुके हो कौन देश है। 1933 में एक देश और सदस्यता छोड़ रहा है, जापान। हाँ, जापान। 1933 में जापान जो है राष्ट्रसंघ का सदस्यता छोड़ता है। 1933 में ही हिटलर ने ही भी राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दिया और उसके बाद वो अपना आक्रामक कार्रवाई करता रहा। आक्रामक कार्रवाई क्या किया? 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। देखो, ऑस्ट्रिया जर्मनी के नीचे है, पीला रंग का, चेकिया के नीचे दिखलाई पड़ रहा है। यस सर। 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। उसी प्रकार वह चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार कर लिया। चेकोस्लोवाकिया बतलाए ना अभी, चेकिया है, CZECHIA है, इसको हम लोग चेकिया पढ़ते हैं। ये चेकिया है और उसके बगल में जो नीला रंग का है स्लोवाकिया है। तो ये दोनों पहले साथ था, तो इसको हम लोग जानते थे
चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया, और इस सारा घटनाक्रम को राष्ट्रसंघ चुपचाप देखता रहा। और उसके बाद फिर वह पोलैंड पर जब आक्रमण करता है तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। पोलैंड भी दिखाई पड़ रहा है पीला रंग का, जर्मनी के बगल में पड़ोसी देश। जब पोलैंड पर आक्रमण करता है तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद अगली असफलता जो हम देखते हैं वह है कि राष्ट्रसंघ का एक उद्देश्य था शस्त्रीकरण को रोकना, परंतु उसका यह प्रयास भी विफल हो गया। 1932 में जिनेवा में एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन होता है जिसका आयोजन करता है राष्ट्रसंघ, लेकिन जर्मनी इसमें भाग नहीं लेता है, क्योंकि वह इसे क्या मानता था, यह मित्र राष्ट्रों का इसे राष्ट्रसंघ को क्या मानता था, मित्र राष्ट्रों का ही इसे अंग मानता था, उसी से संबंध जोड़ कर देखता था। इसलिए 1932 में क्या किया, जर्मनी निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग नहीं लिया और अपना मनमानी करना शुरू कर दिया। अपने देश में क्या क्या मनमानी किया, हथियार पूरा बनाने लगा, अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। इस प्रकार पूरा यूरोप में हथियारों की होड़ बढ़ गई, पूरा यूरोप में हथियारबंदी की होड़ बढ़ गई और राष्ट्रसंघ इसमें कुछ नहीं कर सका। तो ये हुई राष्ट्रसंघ की असफलता। राष्ट्रसंघ की असफलता हुआ जिसमें हम लोग देखे कि 1920 में पोलैंड ने विल्ना नगर को लिथुआनिया से छीन लिया, तो उस मैटर में राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका। पोलैंड ने विल्ना नगर को लिथुआनिया से ज़बरदस्ती छीन लिया, तो उस मैटर में राष्ट्रसंघ कुछ भी नहीं कर सका। 1923 में इटली यूनान के कॉर्फू नगर पर बम गिराकर नष्ट कर दिया तथा उससे हर्जाना भी लिया, लेकिन इसमें वह राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका। 1931 में जापान मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। 1933 में क्या हुआ, जापान मंचूरिया पर अधिकार 1931 में जापान मंचूरिया पर अधिकार किया। 1933 में क्या हुआ, जापान क्या किया, बोलिविया पर अधिकार किया। 1931 में जापान 1933 में सदस्य छोड़ दी। हाँ, 1933 में जापान राष्ट्रसंघ का सदस्यता छोड़ दिया और 1937 में पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया। फिर 1933 में पैराग्वे ने बोलिविया पर आक्रमण किया, तो उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं कर सका। फिर 1935 इटली अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ भी राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका। 1937 में स्पेन में गृह युद्ध आरंभ हो गया, तो इसमें भी राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका। 1933 में हिटलर राष्ट्रसंघ से अलग हो गया, तो इसमें भी राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका। 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, फिर वह चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1932 में निरस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया राष्ट्रसंघ, तो उसमें जर्मनी भाग नहीं लिया और अपना हथियार बंदी की होड़ जारी रखा तथा अपने देश में अनिवार्य सैनिक सेवा भी लागू कर दिया। तो ये सब जो हुई राष्ट्रसंघ की विफलता हुई। राष्ट्रसंघ की विफलता के हम लोग पढ़े। अब हम लोग इसका अंतिम जो पड़ाव पढ़ेंगे वह है राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण। राष्ट्रसंघ की विफलता के क्या कारण हैं। राष्ट्रसंघ पढ़ाने का उद्देश्य हमको है कि यह महत्वपूर्ण अध्याय है राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए जब समाप्त हो जाएगा तो 10वां का शुरू करेंगे, 10th का। तो राष्ट्रसंघ के हम लोग पढ़ देखे सफलता, और उसके बाद राष्ट्रसंघ के देखे विफलता, कौन कौन मामला में राष्ट्रसंघ सफल रही और कौन कौन मामला में राष्ट्रसंघ विफल रही। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रसंघ की विफलता के क्या कारण रहा। राष्ट्रसंघ के विफलता का क्या क्या कारण रहा। जैसे राष्ट्रसंघ विफल रहा तो उसका कुछ तो कारण होगा, तो उसका क्या क्या कारण था उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रसंघ की विफलता के बहुत से कारण था जो हम लोग उससे गुजर चुके हैं, बस उसको खाली पॉइंट
बना देना है। उस पर हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं लगभग, लेकिन उसको पॉइंट में फिर समझते हैं। पहला जो राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण था वह था कि यह शांति समझौता से संबंध था। पेरिस शांति सम्मेलन में ही राष्ट्रसंघ की नींव रखी गई थी, और यह नींव किसके द्वारा रखी गई थी? मित्र राष्ट्रों के द्वारा। तो जो पराजित राष्ट्र थे वो सब लोग असंतुष्ट थे राष्ट्रसंघ से, विशेषकर जर्मनी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट था, क्योंकि जर्मनी के साथ सबसे क्रूरतापूर्ण संधि की गई थी। और ऐसे राष्ट्र सोचते थे कि जो राष्ट्रसंघ है वो विजित राष्ट्रों का संगठन है, जिसका उद्देश्य बड़ी शक्तियों के हितों को देखना है। और इसमें सच्चाई भी थी। इसमें जो राष्ट्रसंघ जो था वो बड़ी शक्तियों के हितों को ही देख रहा था। इसलिए जब असंतुष्ट और पराजित राष्ट्र शक्तिशाली बन गए तो उन्होंने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। तो राष्ट्रसंघ की विफलता का जो पहला जो कारण है वह कौन कारण है? कि इसका संबंध किससे था? विजेता राष्ट्रों से और शांति सम्मेलन से, जिसके कारण जो पराजित राष्ट्र थे इसको शक की दृष्टि से देखते थे कि यह जो राष्ट्रसंघ जो है ये सही नहीं है, विजित राष्ट्रों का ही हित को साधने के लिए बनाया गया है। ये था पहला कारण। पहला कारण क्या समझे? पहला कारण को क्या समझे? राष्ट्रसंघ की विफलता का पहला कारण को क्या समझे? कोई बतलाओ। शांति सम्मेलन द्वारा संबंध था। हाँ, राष्ट्रसंघ का जो नींव रखा गया था वह पेरिस शांति सम्मेलन में रखा गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और वो किसके द्वारा रखा गया था? विजेता राष्ट्रों के द्वारा। तो जो इससे पराजित राष्ट्र थे वह पूरी तरह असंतुष्ट थे। तो ये उसका पहला कारण हुआ। दूसरा जो इसका कारण रहा वह रहा इससे संयुक्त राज्य अमेरिका का अलग रहना। राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव कौन दिया था? सबसे पहले किसके दिमाग की उपज थी? राष्ट्रसंघ किसके दिमाग की उपज थी? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की उपज थी। लेकिन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि वुडरो विल्सन चाहते थे कि अमेरिका शामिल हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री के चाहने से नहीं ना होगा। उसमें वहाँ पर भी तो संसद है, जैसे भारत में है। भारत में जैसे संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, तो अमेरिका में भी है। उसको कहते हैं अमेरिकी कांग्रेस। तो जो जैसे भारत में राज्यसभा है उसी तरह अमेरिका में अमेरिकी सीनेट है, यानी ऊपरी सदन। ठीक है। तो 1920 में अमेरिकी सीनेट जो है वह राष्ट्रसंघ और वर्साय की संधि को मान्यता नहीं देता है। वुडरो विल्सन बहुत प्रयास करते हैं निम्न सदन में, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो 1920 में अमेरिकी सीनेट क्या करता है? राष्ट्रसंघ और वर्साय की संधि को मान्यता नहीं देता है। विल्सन बहुत प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी अमेरिकी सीनेट जो है राष्ट्रसंघ को अनुमति नहीं देता है। तो इससे क्या होता है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है राष्ट्रसंघ के सहयोग और समर्थन से वंचित रह जाता है। इससे क्या होता है? एक शक्तिशाली राष्ट्र के सहयोग, उस वक्त भी अमेरिका क्या था? एक शक्तिशाली राष्ट्र था। तो एक शक्तिशाली राष्ट्र के सहयोग और समर्थन राष्ट्रसंघ को नहीं मिल पाता है, जो राष्ट्रसंघ की सफलता का प्रधान कारण था। तो दूसरा जो कारण हम लोग देखें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रसंघ से अलग रहना। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ से अलग रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ से अलग रहा, जिसके कारण
संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग और समर्थन राष्ट्रसंघ को नहीं मिला और राष्ट्रसंघ का कोई नियंत्रण भी नहीं हो पाया अमेरिका पर। तो ये वजह बनी राष्ट्रसंघ की असफलता का। इसके अलावे अमेरिका ही सिर्फ अलग नहीं रहा, अमेरिका के साथ साथ अन्य बड़ी शक्तियां भी अलग रही। जैसे जर्मनी और सोवियत संघ भी लंबे समय तक राष्ट्रसंघ से अलग रहे। लंबा समय तक जर्मनी को तो राष्ट्रसंघ का सदस्य ही नहीं बनाया गया। राष्ट्रसंघ का सदस्य जर्मनी कब बनता है? पहले हम पढ़ा चुके हैं, किसी को याद है तो बताओ। 1925। हाँ, 1925 में लोकार्नो की संधि द्वारा जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया जाता है। लेकिन हिटलर इससे खुश नहीं रहता है। हिटलर इससे अप्रसन्न था, इसलिए वह 1933 में राष्ट्रसंघ का सदस्यता त्याग देता है, जब इसके हाथों में सत्ता आती है तो। ठीक है, 1925 में लोकार्नो की संधि द्वारा जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया, लेकिन हिटलर 1933 में राष्ट्रसंघ से वापस हो गया और जर्मनी के राष्ट्रसंघ से बाहर जाने के बाद ही 1934 में सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। यानी बहुत देर तक सोवियत संघ और जर्मनी क्या है, लंबे समय तक राष्ट्रसंघ से अलग रहे। तो 1933 में हिटलर राष्ट्रसंघ का सदस्यता त्याग देता है, तो 1934 में सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया जाता है। फिर आगे चल के हम लोग पढ़ चुके हैं कि जापान भी राष्ट्रसंघ का सदस्यता छोड़ देता है। कब छोड़ता है? कब छोड़ता है? 1933। हाँ, 1933 में जापान भी छोड़ देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अमेरिका तो शामिल नहीं हुआ, उसके अलावे जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी वो आती जाती रही। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रसंघ को अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली जैसी बड़ी शक्तियों का समर्थन नहीं मिला। जब बड़ी शक्तियाँ नहीं आई तो अन्य जो छोटे राष्ट्र थे उनके अंदर ये भावना घर कर गई कि राष्ट्रसंघ सिर्फ इंग्लैंड, फ्रांस और सोवियत संघ के हितों की साधना के लिए बना है। यानी राष्ट्रसंघ को स्वच्छ दृष्टि से नहीं देख सके जो बाकी देश थे। हालांकि ये बात सही भी थी। इस मुख्य रूप से यह इंग्लैंड, फ्रांस और सोवियत संघ के हितों का ही यह रक्षा कर रही थी। ठीक है, और भी कारण है राष्ट्रसंघ की विफलता के। तो राष्ट्रसंघ के और विफलता के कारणों का अध्ययन आज नहीं करेंगे। आज यदि कारणों का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा।